जस्ट अबाउट द एंटीपार्टम हेमरेज, उसके यूक्यूज़ हम कर लेते हैं, फिर हम पोस्टपार्टम हेमरेज की बात करते हैं। सो यूक्यू देखें कि G4 ग्रेविटा 4 पैरा 2 +1 केम इन द शॉक लाइक स्टेट 34 वीक्स पे, मतलब अभी टर्म नहीं आई, प्री टर्म पे है और प्रोफ्यूज विजाइनल ब्लीडिंग के साथ आ रही है। उसी ब्लीडिंग की वजह से शी वेंट इनटू शॉक। फिर क्या है, शी डाइड विद इन 5 to 10 मिनट्स ऑफ एडमिशन, क्योंकि वो शॉक में चले गई थी डिस्पाइट द मयर्स। सो व्हाट टाइप ऑफ मैटरनल डेथ इट इज़? सो ये कौन सी टाइप की डेथ होगी? दिस विल बी द डायरेक्ट मैटरनल डेथ। डायरेक्ट मैटरनल डेथ क्या होती है? इट इज़ द डेथ ऑफ द वुमेन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्रेग्नेंट स्टेट लाइक लेबर, प्रेगनेंसी, पिप्यूरियम। इस दौरान कोई भी डेथ होती है मैटरनल मदर की, तो दैट इज़ द डायरेक्ट मैटरनल डेथ। सो इसका आंसर क्या होगा कि दिस इज़ द टाइप ऑफ डायरेक्ट मैटरनल डेथ। देन हम बात करते हैं कि इसका कॉज क्या होगा, व्हाट्स द कॉज, हाउ दिस मतलब व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द डेथ इन दिस पेशेंट। सो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें ड्यू टू ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग जो हुआ है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ प्लेसेंटल कॉजेज़ और एट्सेट्रा। उस कॉजेज़ की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली कॉज जो होता है वो प्लेसेंटल कॉजेज़ की वजह से होता है, जिसमें हमने बात की कि 70% केसेस में प्लेसेंटल कॉजेज़ होते हैं, विच इंक्लूड 2 प्रीविया और एब्रप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट द APH। अब हमने इस मदर की, मतलब आप किसी की जान बचाने लगे हैं, तो अब वो शॉक की स्टेट में आ गई है, तब जान बचाना मुश्किल है या जब वो प्रिवेंट हम करने वाले हो सकते हैं, मतलब उसकी प्रिवेंशन ज़रूरी है। प्रिवेंशन करें ताकि उस तरह से दूसरी मदर्स की डेथ ना हो, तो उसको देखने के लिए हाउ टू प्रिवेंट द केसेस, हाउ सच डेथ कैन बी अवॉइडेड। सो सबसे पहले ये है कि हम अवेयरनेस करें और हेल्थ एजुकेशन करें। अवेयरनेस एंड हेल्थ एजुकेशन। देन इम्प्रूवमेंट्स इन द एंटीनेटल केयर। मतलब ये कि इसको इतनी ज़्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, 34 वीक्स पे स्टार्ट हुई है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एंटीनेटल केयर किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं कि उसकी रेगुलर जो है वो, हम अगर अल्ट्रासाउंड हमने किया होता, उसको अवेयरनेस होती, एजुकेशन होती, तो वो डॉक्टर के पास आती, डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करता, देखता कि कहीं उसका प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, या उसकी हिस्ट्री अच्छी ली होती उसने, तो उसको पता होता कि हमने किस तरह से उसको अप्रोच करना है। तो एंटीनेटल केयर अच्छी होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट्स इन द वुमेंस हेल्थ स्टेटस, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। जैसे अब ये शॉक में आ गई थी, तो एकदम से जो ब्लड की अरेंजमेंट अगर नहीं होंगी तो डेथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। देन इम्प्रूवमेंट्स इन द हेल्थ सर्विसेज। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, अवेयरनेस इन द हेल्थ एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट्स इन द हेल्थ सर्विसेज, इम्प्रूवमेंट्स इन द एंटीनेटल केयर, इम्प्रूवमेंट्स इन द वुमेंस हेल्थ स्टेटस एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन अरेंजमेंट। इसके अलावा अटेंशन टू द स्पेसिफिक कॉज। सो ये सब इसके जो हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। देन आता है इलनेस द कॉजेज़ ऑफ मैटरनल डेथ। मैटरनल डेथ के कॉजेज़ जो हैं वो हमने बात की है कि मतलब उन्होंने जनरली पूछा है कि मैटरनल डेथ के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। सो अब बताएंगे डायरेक्ट मैटरनल डेथ के क्या कॉजेज़ हैं और इनडायरेक्ट में जो है ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस के अलावा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशंस, डायरेक्ट जो कॉजेज़ हैं उसमें क्या हो सकता है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर के दौरान या पिप्यूरियम के दौरान जो भी मसले होंगे, लाइक हैमरेज अभी हमने बात की, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, लाइक DVT की वजह से, फिर वी हैव द एम्नियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की वजह से मदर की डेथ हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से अगर वो रप्चर हो जाती है, उसमें भी मदर शॉक में जाएगी एंड अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। एबॉर्शन के केस में डेथ हो सकती है। सो दीज आर द डायरेक्ट मैटरनल डेथ कॉजेज़। फिर अब बताओगे कि इनडायरेक्ट कॉजेज़ क्या हैं डेथ के। इनडायरेक्ट कॉजेज़ में जो भी बाकी मसले होंगे, लाइक मदर को हार्ट का इशू हो सकता है, कार्डियक डिजीज़ हो सकती है, सिस्टमिक इलनेस हो सकती है कोई दूसरी वाली, या साइकेट्रिक कॉज हो सकता है, साइकेट्रिक इलनेस हो सकती है मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो डिप्रेशन में जा सकती है, इस तरह से। सो इनडायरेक्ट कॉजेज़ और डायरेक्ट कॉजेज़। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज़, देन ये वाला क्वेश्चन देख लें। 38 years old ग्रेविटा 2 पैरा 4 previous spontaneous vaginal deliveries presented in the emergency with complaints of painful moderate vaginal bleeding at term. On examination her pulse is 120 and BP is this. Her abdomen is tense and tender on examination. तो इसमें दो चीज़ें हैं, पेनफुल
मॉडरेट विजाइनल ब्लीडिंग और टेंस एंड टेंडर एब्डोमेन। तो ये दोनों आपको लीड कर रही हैं डायग्नोसिस पे दैट दिस इज़ अ प्लेसेंटल एब्रप्शन। और आउटलाइन द मैनेजमेंट प्लान ऑफ दिस। सो आपने बताना है कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट प्लान। ऑब्वियसली सबसे पहले आप उसकी सीनियर हेल्प लोगे, कॉल फॉर हेल्प करोगे, ब्लड बैंक जो है उसको अरेंज करोगे, 6 यूनिट्स ऑफ ब्लड, सीबीसी क्लॉटिंग स्टडीज़ करवाओगे, देन द रीनल फंक्शन LFTs RFTs करवाओगे, ऑक्सीजन बाय मास्क इनिशियली, देन आईवी लाइंस पास करेंगे 2, फिर फॉलिक कैथेटर पास करेंगे और यूरिन आउटपुट और इनपुट जो है उसको मॉनिटर करेंगे, प्लाज्मा एक्सपेंडर देंगे, ट्रांसफ्यूज़ करेंगे ब्लड आफ्टर क्रॉस मैचिंग, सेंट्रल वीनस प्रेशर और आर्टीरियल लाइंस एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट्स एंड क्रायोप्रेसिपिटेट जो है वो हम देंगे। देन एलिमिनेट द कॉज, डिलीवर द बेबी एंड प्लेसेंटा, मैनेज पोस्टपार्टम हेमरेज। क्योंकि बिकॉज दिस इज़ अ टर्म तो ऑब्वियसली वी विल डिलीवर द बेबी। सो ये आपका प्लान होना चाहिए ऑफ द मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट इज़ ग्रेविडा 3 पैरा 2। ग्रेविडा 3 पैरा 2 at 34 weeks of gestation with a history of heavy vaginal bleeding, abdominal pain and decreased fetal movements, and on examination uterus is tense and tender. सो अगेन जो है ये क्या होगा, प्लेसेंटल एब्रप्शन होगा और आपने बताना है मैनेजमेंट स्टेप्स। देन लेडी जो कि है ग्रेविडा 4 पैरा 3, ग्रेविडा 4 पैरा 3 at 38 weeks of pregnancy with history of previous C-section, presented in emergency with profuse sweating। देखिए C-section की हिस्ट्री है पेशेंट की और C-section की वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। सो प्रीवियस C-section, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पल्स उसकी ज़्यादा हुई है, बीपी कम हुआ है और ब्लीडिंग हो रही है पर विजाइनल, फीटल हार्ट इज़ एब्सेंट। सो डायग्नोसिस क्या होगा, इट विल बी प्लेसेंटल एब्रप्शन। देन उन्होंने अगेन आपसे पूछा है मैनेजमेंट। सो समझ आ गई ना किस तरह से आता है इसका जो है वो क्वेश्चन। और उसके बाद आ जाता है, अच्छा तो ये वाला हमारे पास होगा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया, ग्रेविडा थ्रू 3 पैरा 2 + 0 विद प्रीवियस 2 नॉर्मल विजाइनल डिलीवरीज, सॉरी नॉर्मल जो है विजाइनल डिलीवरी नहीं है, 2 C-sections हैं। ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, C-sections हैं और presented in emergencies at 35 weeks of gestation with complaints of painless bleeding। so painless bleeding जो होगी ना ये जो है हमारी प्लेसेंटा प्रीविया की होगी और vital signs are normal। सो इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा प्रीविया। इन्वेस्टिगेशंस आपने लिखनी है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन, सीवीसी और क्लॉटिंग प्रोफाइल, ब्लड ग्रुपिंग। फिर मैनेजमेंट बताओगे, रिसस्टेट करेंगे बेबी जो है फीमेल को एबीसी के थ्रू, मेंटेन करेंगे आईवी लाइन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, प्रिपेयर फॉर डिलीवरी। इन केस ऑफ मेजर ब्लीडिंग जो है हम क्या करेंगे, C-section। सो ये आ जाता है। While undergoing the antenatal care, a 27 years old lady, gravida 3 para 1 + 1 at 30 weeks of gestation, presents with painless vaginal bleeding। Again, painless vaginal bleeding leads to the placenta previa। तो आपको समझ आई कि अगर हमारा टेंस एंड टेंडर एब्डोमेन होगा, पेनफुल ब्लीडिंग होगी तो दैट विल बी प्लेसेंटल एब्रप्शन। और प्लेसेंटा प्रीविया में हमेशा आपको पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग की बात की जाएगी और यूट्रस जो होगा वो सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो SCQ है इसमें आपको तो इस तरह का कोई सीन नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये आपको फीटल हार्ट इज़ एब्सेंट बता रहा है कि प्लेसेंटल एब्रप्शन हुई है। और मैंने आपको बताया था प्लेसेंटल एब्रप्शन जो होती है ये फीटस को हार्म करती है, तो इस वजह से प्लेसेंटा एब्रप्शन होगी तो बेबी जो है वो बढ़ जाएगा अंदर। सो दिस इज़ अ प्लेसेंटल एब्रप्शन। और अगर मदर की डेथ होगी तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो प्लेसेंटा प्रीविया होगा या उसकी एंटीपार्टम हेमरेज किसी भी वजह से होगी। देन इज़ अ टॉपिक पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है कि डिलीवरी के बाद जो हेमरेज होता है उसको कहते हैं। और वो हेमरेज हम कितना लेबल करेंगे कि इसको हम हेमरेज कहें, क्योंकि ब्लड तो वैसे भी निकल रहा होता है आफ्टर डिलीवरी। सो हम कहते हैं ब्लड लॉस ऑफ इक्वल और ग्रेटर दैन 500 ml। 500 ml जो है ये सेट पॉइंट है, इसको हम कंसिडर करते हैं कि दिस इज़ पोस्टपार्टम हेमरेज फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट। अगेन कि वो किसी और जगह से नहीं होना चाहिए, विद इन 24 आवर्स ऑफ द बर्थ ऑफ बेबी। जो 24 आवर्स के अंदर अंदर होगा दैट विल बी प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। सो जो है अगर हम बात करें कि ब्लड लॉस कितना होगा, कहाँ से होगा और कितनी देर बाद होगा, कितनी देर के अंदर अंदर होगा, ड्यूरेशन क्या है, अमाउंट क्या है और साइट क्या है। सो अमाउंट इज़
greater or equal to 500 ml from the genital tract within 24 hours of birth। अब ये प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज 24 आवर्स के अंदर अंदर, और सेकेंडरी जो होगा ये हमारा 6 वीक्स, मतलब पोस्टमार्टम 24 आवर से लेके 6 वीक्स के अंदर अंदर होगा पोस्टमार्टम हेमरेज, तो दैट विल बी सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज। सो यू शुड नाउ दैट कि अगर एक फ़ीमेल आई है और उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर हेमरेज हो रहा है, दैट विल बी प्राइमरी। और अगर उसको जो है उसको अगर 24 आवर से लेके जो है 6 हफ्ते के दौरान हो रहा है, तो दैट विल बी सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज। मेजर मतलब कि ब्लड लॉस ऑफ ग्रेटर और इक्वल टू 2500, मतलब 2500 ml ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, या फिर हम कहेंगे मदर को इतना हेमरेज हुआ है कि उसको जो है 5 यूनिट्स से ज़्यादा या इक्वल जो है ना RBCs जो हैं वो चाहिए। सो दैट इज़ द मेजर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज। 2500 ml से ज़्यादा और इक्वल, या 5 यूनिट्स से ज़्यादा अगर रेड सेल्स की ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होती है, तो दैट इज़ द मेजर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज। देखें, अगर तो 30 ml है वो हमारा इतना होगा, 100 ml इतना होगा, और 60 ml इतना होगा, 250 ml है, 350 है, 1500 है, मतलब कि पूरा जो है ना ये फ्लोर स्प्लिट हो गया, फ्लोर स्वेल हुआ है। और हमारी जो बात है वो 500 ml ये वाला पोस्टमार्टम हेमरेज होगा। ये वाला पोस्टमार्टम हेमरेज हम कंसिडर करेंगे। ये वाला 1000 ml जो है ये पोस्टमार्टम हेमरेज कंसिडर करेंगे। मतलब इक्वल और ग्रेटर देन 500 इज़ अ पोस्टमार्टम, और अगर 2500 से ज़्यादा है मतलब कि इससे भी ज़्यादा, सो दैट इज़ द, ये नीचे वाली ज़्यादा अच्छी पिक्चर थी एक, ये वाली मैं आपको दिखा रही थी ना। सो ये वाली देखें, मतलब ये अमाउंट्स बताई हुई हैं। अगर ये देखें 2500 जो है इससे भी ज़्यादा होगा। स्पिलिंग टू फ्लोर, अगर बेड ऑनली है तो 1000 है, और अगर स्पिलिंग टू फ्लोर है मतलब सारा बेड भी बढ़ गया है और नीचे भी सारा ब्लड आ रहा है, दिस विल बी 200। मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं ना, हम उसको मैयर तो नहीं कर सकते, लेकिन वो बता रहे हैं कि आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है, कि आपको उसको कैसे मैयर करोगे कि अब उसका सारा बेड भी ब्लड से बढ़ गया और नीचे भी सारा ब्लड गिर रहा है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेट्रिक मेजर है हेमरेज। सो ये वाले भी हमारे पास आ जाते हैं। सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द पोस्टमार्टम हेमरेज। सो इसमें आपके पास एक निमोनिक होता है। इस निमोनिक की बात करते हैं। सबसे पहले टोन आ जाती है। टोन हमारे पास क्या होती है, जैसे मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि यूट्रस की जो टोन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर यूट्रस की टोन मतलब कि मसल्स की कंट्रैक्शंस लॉस हो जाएँ, तो क्या होगा कि ऑब्वियसली जो ब्लड वेजल्स होंगी उनके ऊपर प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यूट्रस की टोन लॉस हो गई है। जब ब्लड वेजल्स के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, so that will lead to bleeding from the vessels। so क्या होगा, abnormal uterine contractility, uterine atony, यूट्रस की टोन लॉस हो गई है, मसल थक गया है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन इतना ज़्यादा रिलीज़ हो के अब मसल थक गया, अब वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा कि मैंने अब ऑक्सीटोसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करना, ओवर डिस्टेंडेड हो जाएगा यूट्रस। देन इसके रिस्क फैक्टर्स, प्रोलॉन्ग लेबर, बहुत ज़्यादा लेबर है, यूट्रस थक गया, फटीग हो गया यूट्रस की। मल्टीपल जेस्टेशन में भी क्या होगा, टोन लॉस हो जाएगी, यूट्रस थक जाएगा। ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन, इतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का एक्सपोजर हो रहा है यूट्रस को कि वो थक गया, अब फर्दर वो कंट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। पॉलीहाइड्रोमनियोस, उसमें भी यही होगा, इतना ज़्यादा प्रेशर होगा यूट्रस के ऊपर कि वो अब थक गया। सो इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इन्फेक्शन, कोरिया एमनियोटिस हो सकती है। अगर हम बात करें टी फॉर टोन हो गया, टी फॉर टिश्यू मतलब प्लेसेंटा की कॉम्प्लिकेशंस हैं। प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा या परक्रीटा है। रिटेन प्लेसेंटल प्रोडक्ट्स, रिस्क फैक्टर्स, मल्टीपल जेस्टेशन। प्लेसेंटा प्रीविया, प्रीविया में क्या है, प्लेसेंटल ब्लॉकेज ऑफ सर्विक्स और प्लेसेंटल एब्रप्शन। मतलब ये प्लेसेंटा की 3 केसेस होंगे, एक्रीटा और जो है प्रीविया और एब्रप्शन। इन तीनों केसेस में क्या होगा कि प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पोस्टमार्टम हेमरेज होगा। एक्रीटा की बताती हूँ। सो एक्रीटा के बारे में बताती हूँ, क्योंकि एब्रप्शन और प्लेसेंटा प्रीविया को तो हम देख चुके हैं ना। तो एक्रीटा में क्या होता है, एक्रीटा, इनक्रीटा और परक्रीटा,
इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? एक्रीटा क्या होता है, जब प्लेसेंटा जो है वो यूट्राइन वॉल के अंदर डीपली अटैच हो जाता है, मतलब यहाँ पे बहुत डीप अटैच होगा, एक नॉर्मल हेड से ज़्यादा अंदर डीप अटैच होगा। अब ऐसा प्लेसेंटा जब डिलीवरी हो रही होगी, क्या अंदर से निकल के बाहर आएगा इजीली? नहीं, क्योंकि वो अंदर डीप अटैच है। देन इंक्रीटा क्या होता है कि वो यूट्राइन मसल के अंदर चला जाता है। एक्रीटा में तो वो यूट्रस की वॉल तक था ना, एंडोमेट्रियम तक था। अब जब वो मसल की वॉल मतलब मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में घुस जाएगा तो वो ज़्यादा स्फीयर केस होगा, वो उतनी मुश्किल से निकलेगा। और जो पर्क्रीटा होगा जिसमें वो यूट्राइन वॉल, यूट्राइन मसल्स, उससे साथ साथ जो यूट्रस के आगे पीछे ऑर्गन्स हैं, रेक्टम है, ब्लैडर है, उनके अंदर घुस जाता है। सो ऐसा प्लेसेंटा जब निकलेगा तो वो इजीली निकलेगा नहीं, रिटेन प्रोडक्ट्स रह जाएंगे और वो बाद में ब्लीड कर सकते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज करवा सकते हैं। सो ये मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ, मेरे पास थी इन तीनों। डेथ की बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ। देखें एक्रीटा में देखें इतना है, यूट्रस की वॉल तक अंदर प्लेसेंटा घुसा हुआ है, इंक्रीटा में मसल तक चला गया और बक्रीटा में दूसरे ऑर्गन्स तक डीप चला जाएगा। सो टिश्यू की समझ आई है कि प्लेसेंटल टिश्यू जो है वो 3 तरह से कैसे पोस्टमार्टम हेमरेज करवा सकता है, प्रीविया, एक्रीटा एंड एब्रप्शन। देन हम बात करते हैं ट्रॉमा की। ट्रॉमा की तो समझ आ रही होगी कि किस तरह से वो ब्लीडिंग करवा सकता है। कोई ट्रॉमा हो गया, फिज़िकल इंजरी हो गई है, लेसरेशन ऑफ सर्विक्स, वेजाइना, पेरिनियम, और उसके बाद जो है वो डिलीवरी के बाद करवा सकता है। लाइक मेल प्रेजेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी पर मतलब उसकी वजह से कोई लेसरेशन हुई है। दैन इंजरी ड्यूरिंग सी सेक्शन हो सकती है, लाइक यूट्रस रप्चर कर सकता है। इसके अलावा यूट्राइन रप्चर की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, प्रीवियस ट्रॉमा की वजह से, ग्रैंड मल्टीपैरिटी, प्रीवियस वर्टिकल यूट्राइन इंसियन की वजह से। देन वी हैव द फोर्थ वन, टी, दैट इज़ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन मतलब कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं, हीमोफीलिया है, वॉन विलिब्रेन डिजीज़ है। इसके अलावा एक्वायर्ड कोगुलोपैथी हो सकती है, लाइक डीआईसी है। फार्माकोलॉजिकल एंटीकोगुलेशन मतलब कोई ड्रग्स उसने वुमेन ने ऐसी ली हैं जो कि ब्लीडिंग करवा रही हैं। या मेजर कोगुलोपैथी इंडिपेंडेंटली एसोसिएटेड पोस्टमार्टम इज़ लो फाइब्रिनोजिन लेवल्स। तो लो फाइब्रिनोजिन लेवल्स की वजह से क्या होगा, पोस्टमार्टम हेमरेज होगा। तो आपको समझ आ रही है कि पोस्टमार्टम हेमरेज ब्लड लॉस 500 से ज़्यादा है, और अगर 1000 से ज़्यादा है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सी सेक्शन। 4 टीज़ हमने बात की, मोस्ट कॉमनली क्या है, एटोनी है, टोन, ट्रॉमा, टिश्यू, ट्रॉमा एंड थ्रोम्बिन। ये आपने चीज़ें याद रखनी है, इनके अंदर जो भी हेडिंग्स होंगी वो इजीली आप पिक कर सकते हो। सो आपकी बुक में भी रिस्क फैक्टर्स ये लिखे हुए हैं, यूट्रस एटोनी कॉमनेस्ट कॉज, अगर आपसे कोई पूछता है एमसीक्यू में। देन मैक्रोस्मिया, मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रोलॉन्ग लेबर, ऑक्सीटोसिन यूज़, इंडक्शन ऑफ लेबर, ग्रैंड मल्टीपैरिटी, पॉलीहाइड्रोमनियोज, एंटीपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटल एब्रप्शन। सो इस तरह से वी हैव द जो है प्लस इसका पोस्टमार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज के कॉजेज़ डिस्कस करने के बाद अब हम इसकी करेंगे क्लासिफिकेशन एटसेट्रा नेक्स्ट पार्ट से, और यूट्यूब के साथ डिस्कस कर लेंगे।